ओके। तो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए ये शुरू करते हैं आज का ये अभ्यास एक हिंदी कक्षा 12 NIOS। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कविता कैसे पढ़ें। ठीक है, इसको मैं बुक के लाइन बाई लाइन नहीं जा रही हूँ, मैं इसको एक बार में अच्छे से इसको समझाने का मैं प्रयास करूँगी और उसके बाद आपको यह अभ्यास खुद ब खुद पढ़कर खुद से आपको पढ़ लेना है, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। ठीक है, कविता कैसे पढ़ें। ठीक है, तो कविता यानी कि पोयम। ठीक है, हम पढ़ेंगे पोयम कैसे पढ़ें। ठीक है, आप बोले भाई पोयम पढ़ने में क्या है, तो पोयम पढ़ना इज़ एन आर्ट, मतलब पोयम पढ़ना भी एक कला है। पोयम पढ़ना एक कला है। ठीक है, तो कविता पढ़ना एक बहुत बड़ा कला है। कविता पोयम, अभी जैसे अगर मैं आपके सामने कोई भी पोयम पढ़ना स्टार्ट करूं, ऐसे बोलूं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी में, हाथ में लगा डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, ऐसे बोलूं, मज़ा आया? नहीं। ठीक है, अब मैं इसको गा कर सुनाती हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ में लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, अब कैसा लगा? अब ये पोएम थोड़ा अच्छा लगा ना? तो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल दिया। ठीक है, तो कविता के बारे में जो एक डेफिनेशन दिया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी पोयम अगर जिस कवि ने लिखी है उसके भाव अगर हम तक पहुंचते हैं और हम उसे अच्छे से पढ़कर अगर उसके भाव हम तक पहुंचते हैं तो उसे कविता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आगे समझते हैं। कविता का जो तत्व होता है, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया था ना, वे तत्व क्या है। ठीक है, तो वही कविता भाव तत्व, कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जो कविता होती है उसमें भाव तत्व प्रधानता होती है, यानी कि भाव तत्व ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कविता में, एवं कविता की मनोवेगों को जगत करने का उत्तम साधन है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, मतलब अपनी मन की बातों को अच्छे से क्लियरली किसी तक पहुंचाने के लिए कविता एक बहुत अच्छा साधन, यानी कि वे बहुत अच्छा वे है। ठीक है, कविता में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होती है? कविता में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से पढ़कर बता देती हूँ। कविता में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होती है? अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होती है? तो कविता में अनिवार्य रूप से ललात्मकता मौजूद होती है। ठीक है, ललात्मकता मौजूद होती है, कविता में ललात्मकता मौजूद होती है। ठीक है, प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा
किसको माना है? ठीक है, प्राचीन विद्वानों यानी क्या, मतलब एकदम पास्ट के जितने भी हिस्ट्रियंस थे और वगैरह वगैरह जैसे लोग थे, उन्होंने कविता की आत्मा किसे माना? तो कविता की आत्मा गुण, स्वभाव और रस को माना है। ठीक है, कविता की जो आत्मा होती है वो गुण, स्वभाव और रस को प्राचीन जितने भी प्राचीन विद्वान थे उन्होंने कविता की आत्मा गुण, स्वभाव और रस को माना है। ठीक है, नेक्स्ट, कविता भाषा का एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा, ठीक है, भावना को अपने भावना को स्पष्ट रूप से किसी सामने वाले को समझाया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कविता जो है वो भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी भावना किसी और तक अच्छी तरीके से, यानी कि एक अच्छे ढंग से अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाया। कविता पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कविता पढ़ते समय हमें निम्नलिखित बातों को समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कविता पढ़ते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। कविता को सस्वर पाठ किया जाना चाहिए। कविता को सस्वर पाठ यानी कि मतलब हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना चाहिए। कोई कविता पढ़ते समय अगर संभव हो तो कवि की संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर कविता पढ़ने से पहले अगर हमारे लिए संभव है तो हमारा जो कवि है उसके लिए संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कविता के अव्ययी भाव। ठीक है, कविता के अव्ययी भाव। ठीक है, कविता के अव्ययी भाव दो होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, तो भाव पक्ष किसे कहते हैं, उसका हम शॉर्ट डेफिनेशन, जिसमें कवि के चिंतन तथा उसका संदेश होता है। ठीक है, भाव पक्ष उसे कहते हैं। और इसके 3 प्रमुख रूप भी होते हैं, कथ्य रस, विचार सृष्टि। ठीक है, इसके प्रमुख 2 रस भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कला पक्ष। ठीक है, सिंपल सी बात है, भाव पक्ष उसे कहते हैं जिसे हम चिंतन के साथ सोच तथा उसका संदेश, जिसमें कवि की चिंतन, सोच तथा तो भाव पक्ष उसे कहते हैं जिसमें हम चिंतन के साथ साथ उसकी जो सोच है और उसका जो संदेश, मतलब कि जो वो देना चाहता है, जैसे कि हम सब 11th में NCERT वाले जानते हैं, जैसे कि हम सब 11th में एक पोएम पढ़े थे कि रहीम के दोहे। ठीक है, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में एक दोहा था। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ रहीम के दोहे का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गहे ना उबरे, मोती मानुस चून। ठीक है, ये एक स्टैंजा है रहीम जी का। तो इसका जो अर्थ होता है कि जैसे मोती बिना चमक के, आटा बिना पानी के, कोई
उसका कोई मतलब नहीं होता, उस तरह मनुष्य बिना विनम्रता के कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा घटना से संबंधित बात कही जाने को प्रतीक कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। और आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है, इसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूँगी। ठीक है, आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में इसको DM करके इसका आंसर देना है। प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा किसको माना है? इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।